गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 24 की नई टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी तक इसके 3 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टीबी यानी तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश में, जो एसडीजी 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। ठीक है, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य। दूसरा स्टेटमेंट है, पैथो डिटेक्ट किट है एक, भारत की पहली स्वदेशी टीबी डिटेक्शन किट है ये, जिसके सिंगल टेस्ट से तपेदिक का पता लगाया जा सकता है। क्या बताइए। पैथो डिटेक्ट किट जिसको बनाया है भारत के पुणे में स्थित माई लैब द्वारा। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, दूसरे एग्जाम में इस प्रश्न को वैसे ही पूछा जा सकता है। एसडीजी में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है, वैश्विक स्तर पर 2030 है, और भारत कब तक करना चाह रहा है, 2025 तक। 24 चल रही है, अगले वर्ष तक। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तपेदिक यानी टीबी के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना का समर्थन करते हुए नया मार्गदर्शन जारी किया। एसडीजी 2023 लक्ष्य से 5 वर्ष पहले वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए भारत ने राष्ट्रीय सामरिक योजना वर्ष 2027 से 25 तक प्रारंभ किया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पैथो डिटेक्ट किट किसने बनाया इसको, पुणे स्थित माई लैब ने। यह भारत का पहला स्वदेशी टीबी डिटेक्शन किट सिंगल टेस्ट तपेदिक और एमडीआर टीबी का पता लगा सकता है। ठीक है, सिंगल टेस्ट से। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय बायो मेडिकल संसाधन स्वदेशीकरण कंसोर्टियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। NBRIC, इसका गठन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए अभिकर्म को, निदान, टीकों, चिकित्सा विज्ञान के विकास पर केंद्रित स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। यह आयात प्रतिस्थापन और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में जैव चिकित्सा अनुसंधान और नवीन उत्पादों के लिए मेक इन इंडिया पहल है। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट है, मतलब 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, 4 कूट है यहाँ पर, और ये तीनों भी सही हो सकते हैं क्योंकि डी में 1 2 3 है। राष्ट्रीय बायोमेडिकल संसाधन स्वदेशीकरण कंसोर्टियम से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है। दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 वाला स्टेटमेंट यानी बी वाला। तो इसका गठन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में किया गया था। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। बाकी इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए अभिकर्म को, निदान, टीकों और चिकित्सा विज्ञान के विकास पर केंद्रित स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। और NBRIC आयात प्रतिस्थापन और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में जैव चिकित्सा अनुसंधान एवं नवीन उत्पादों के लिए मेक इन इंडिया पहल है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। मल्टी ड्रग प्रतिरोध क्या है, मल्टी ड्रग प्रतिरोध क्या है। एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक सेवन करना, जीवाणुओं के द्वारा वायरस का भक्षण करना, पूर्ण रूप से जैविक एंटीबायोटिक दवा या एक सूक्ष्मजीव की एक रोगाणुरोधी के खिलाफ काम करने से रोकने की क्षमता। एक सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अन्य परजीवी हो गए। रोगाणुरोधी क्या हो गए, रोगाणुरोधी जैसे कि एंटीबायोटिक दवाएं, एंटी मलेरियल दवाएं, ये सब रोगाणुरोधी हैं। तो यही है इसका आंसर बी। एक सूक्ष्मजीवी की एक रोगाणुरोधी के खिलाफ काम करने की क्षमता है मल्टी ड्रग प्रतिरोध। देखिए, मल्टी ड्रग प्रतिरोध एक सूक्ष्मजीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ परजीवी हो गए, कि एक रोगाणुरोधी, रोगाणुरोधी यानी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीमाइलेरियल दवाएं, एंटीमाइलेरियल दवाएं, ठीक है, इनके खिलाफ काम करने से रोकने की क्षमता है।
नतीजन मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण बना रहता है और दूसरों में फैल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 49%, 61%, 51% या 41%? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 41%। वर्तमान में 15 वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है और संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निवल आय कर के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के बारे में बात होगी। आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को मानव पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोल्डन राइस को सर्वोत्तम रूप से योग्य बनाता है? बताइए। क्या है गोल्डन राइस में? विटामिन ए होगा, अमीनो एसिड है या विटामिन डी से भरपूर है? और ए में क्या लिखा है? अन्य उच्च उपज देने वाली किस्मों की तुलना में प्रति एकड़ 3 गुना अधिक उपज प्रदान करने के लिए इस अनाज को जीन से फोर्टिफाइड किया गया है। देखिए, गोल्डन राइस है, विटामिन ए का भरपूर स्रोत है उसमें, तो इसमें प्रो विटामिन ए होता है जो अंतःग्रहण से मानव शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। तो प्रो विटामिन ए है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमीनो एसिड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, विटामिन डी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, 3 गुना फसल उत्पादन वाला पहला गलत। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने अन्य सहयोगी संगठनों की मदद से विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस विकसित किया है। गोल्डन राइस जो है वो बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का स्रोत है। मानव शरीर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है, यानी प्रो विटामिन ए को विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। देखिए, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का ही संस्करण है। स्वस्थ त्वचा तथा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट है विटामिन ए के रासायनिक नाम। यूपीएससी में तो ना ही करे, लेकिन स्टेट पीसीएस में बहुत पूछता है, तो इसमें भी पूछेगा तो स्टेटमेंट बनाकर ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु ऊर्जा के विषय को नियंत्रित करता है, जिसमें भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के लिए विकास, संचालन और सेवा मुक्ति में केंद्रीय भूमिका निभाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष नीति यानी एफडीआई नीति जो है वो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 90% तक विदेशी निवेश की अनुमति देती है। क्या भारत की जो परमाणु ऊर्जा नीति है उसमें एफडीआई अलाउड कर रखा है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने? नहीं कर रखा, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो 90% क्या 10% भी नहीं दे सकती। लेकिन अभी हाल ही में नीति आयोग ने कहा है कि इसको अलाउ कर दो। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नीति में भारत की विदेशी पैसा आना चाहिए। बाकी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो केवल पहला ही सही है इसमें, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। देखिए, भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु ऊर्जा के विषय को नियंत्रित करता है, जिसमें भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन और सेवा मुक्ति में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो पहला स्टेटमेंट है सही। भारत की दूसरा स्टेटमेंट है भारत की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, भारत की जो समेकित प्रत्यक्ष निवेश नीति है, समेकित विदेशी प्रत्यक्ष नीति है, परमाणु क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है, लेकिन इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए परमाणु उपकरण एवं भागों के निर्माण के लिए उद्योग में एफडीआई पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब जो यहाँ ये जो रोक है, इसके लिए ही बोला है नीति आयोग ने कि भारत सरकार को भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दे देनी चाहिए, उसने सिफारिश की है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 3 स्टेटमेंट के साथ है यहाँ पर। गिनी कृमि रोग यानी गिनी वॉर्म डिसीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह एक दुर्लभ करने वाली परजीवी बीमारी है। किसको दुर्लभ करेगी? मानव में होगी तो मानव को दुर्लभ करेगी। गिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा नहीं है। भारत सरकार को वर्ष भारत सरकार ने वर्ष 2000 में ही WHO से गिनी वर्म रोग मुक्त प्रमाणन का दर्जा प्राप्त हो चुका है। नहीं, ठीक है, कोई ठीक है। ठीक है, भारत सरकार को प्रमाणन का दर्जा प्राप्त हो चुका है। कौन सा प्रमाणन? गिनी वर्म रोग मुक्त का वर्ष 2000 में किसने दिया है प्रमाणन? WHO ने। कितने सही हैं? अब इन 3 स्टेटमेंट में बताइए कितने सही हैं। गिनी वॉर्म डिसीज एक दुर्लभ करने वाली परजीवी बीमारी है, ठीक है। गिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा उपलब्ध नहीं है, ये भी ठीक है। और भारत सरकार को वर्ष 2000 में ही WHO से प्रमाण पत्र मिल चुका है कि भारत ने गिनी कृमि रोग को इरेडिकेट कर दिया है भारत से, तीसरा भी सही है। तो कितने सही हो गए इसमें? सभी 3 सही हो गए, सी है इसका आंसर। तो गिनी कृमि रोग अथवा ड्रैकुनकुलियासिस, ठीक है, ड्रैकुनकुलियासिस, गिनी कृमि यानी ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होता है, जो एक परजीवी नेमेटोड है। ठीक है, ये एक परजीवी नेमेटोड है। गिनी कृमि रोग अथवा ड्रैकुनकुलियासिस का नाम है, और यह एक दुर्लभ करने वाला परजीवी रोग है जिसे संक्रमित व्यक्ति कई सप्ताह अथवा माह के लिए अक्षम हो जाता है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। और यह परजीवी तब फैलता है जब लोग परजीवी संक्रमित जल पिस्सू से दूषित स्थिर पानी पीते हैं। गिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा नहीं है अभी तक। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, लेकिन इसके रोकथाम रणनीतियाँ सफल रही हैं। इसकी रोकथाम रणनीतियाँ जो है वो सफल रही हैं, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। अच्छा, इन रोगों के लिए भारत की क्या क्या सफलताएं रही हैं, इनके जैसे रोग के लिए? भारत द्वारा जल सुरक्षा हस्तक्षेप, सामुदायिक शिक्षा सहित कठोर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से वर्ष 1990 के दशक के अंत में गिनी कृमि रोग का उन्मूलन किया गया। ठीक है, और प्रमाण पत्र कब मिला इसको? वर्ष 2000 में मिला WHO से। भारत ने इसके अलावा वर्ष 1980 से चेचक को, सन 2014 में पोलियो को, और 2015 में प्लेग, रिंडरपेस्ट, याज और मातृ एवं नवजात टिटनेस को भारत से उन्मूलन कर दिया, यानी भारत से सफलतापूर्वक इरेडिकेट कर दिया। यूपीएससी कभी कभी प्रश्न पूछ लेती है, 4-5 रोग नीचे दे देगी और पूछेगी निम्नलिखित में से किन रोगों का भारत ने उन्मूलन कर दिया, या कौन से रोग भारत से हट गए हैं, इरेडिकेट हो गए हैं। तो पोलियो 2014 में इरेडिकेट, 1980 में चेचक इरेडिकेट, प्लेग इरेडिकेट, रिंडरपेस्ट इरेडिकेट 2015 में, याज इरेडिकेट, नवजात टिटनेस और मातृ टिटनेस इरेडिकेट, यानी उन्मूलन हो चुका है इनका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। क्या है ये? मिशंस हैं, जिन मिशन वो उन देशों के होंगे उसके सामने वो लिखा है। लूना 25 रूस का, गगनयान भारत का, ओडीसीएस फ्रांस का। उपरोक्त युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, कौन सा मिसमैच पूछ रहा है इसमें से? एलिमिनेशन मेथड को अपनाएंगे। देखिए, गगनयान के सामने भारत लिखा है, यानी बी वाला स्टेटमेंट, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट। यहाँ 1 2 3 होना चाहिए वैसे। ठीक है, 1 2 3। तो जहाँ जहाँ 2 है वो तो गलत हो ही नहीं सकता, तो बी गलत नहीं हो सकता, डी गलत नहीं हो सकता, सी गलत नहीं हो सकता, यानी आंसर सिंपल है। ओडीसीएस के सामने जो फ्रांस लिखा है वही सही सम्मिलित नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है लूना 25 किसका है, रूस का है या किसी और देश का है, तब भी वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जो 2 के साथ होगा वो भी गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 ही गलत है। ठीक है, और ओडीसीएस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फ्रांस का नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो लूना 25 अगस्त 2023 में रोसकोस्मोस के अंतर्गत असफल रूसी चंद्र लैंडर मिशन था।
जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की योजना थी, लेकिन नहीं उतरा। तो पहला वाला तो सही सम्मिलित हो गया। गगनयान भारत का है। गगनयान एक भारतीय चालक दल वाला कक्षीय अंतरिक्ष यान है जो भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से संबंधित है। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ओडिसिया जो है वर्ष 1972 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। तो ओडिसियस यूएसए का, गगनयान भारत का, लूना 25 रूस का। तो ये तो असफल हो गया, लेकिन भारत का सफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, डार्क मैटर की खोज सबसे पहले स्टीफन हॉकिंस ने की थी। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमारी आकाश गंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है। हमारी आकाश गंगा जिसका नाम है मिल्की वे, डार्क मैटर जैसी चीज एग्जिस्ट करती है क्या ब्रह्मांड में? बिल्कुल करती है। और वो चीज डार्क मैटर है, वो नाम उसको दिया स्टीफन हॉकिंस ने ही। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। जो डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत प्रबल है और हमारी आकाश गंगा में जितने भी तारे हैं उनको पकड़ के रखा है, दूर जाने नहीं देता। सी है इसका आंसर। देखिए, डार्क मैटर का हालांकि अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन यह माना जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और यह माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग में बने थे, डार्क मैटर का स्रोत हैं। यह प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस द्वारा कहा गया। तो पहला वाला हो गया करेक्ट। और ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी के साथ मिलकर यह ब्रह्मांड के 95% से अधिक भाग का निर्माण करता है। यह कौन? डार्क मैटर। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाशगंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है, यानी कितना प्रबल होगा। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जाता है और यह अपनी खोजों का विस्तार करेगा। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कनेडियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यही अपने आप में इम्पोर्टेंट अलग से प्रश्न है किसका? ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कनेडियाई अंतरिक्ष एजेंसी का है। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, बिल्कुल हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है ये। तो दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। और यहाँ पूछा है इनकरेक्ट, तो डी है इसका आंसर, क्योंकि गलत ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है इनमें। तो कोई भी गलत नहीं है, डी है इसका आंसर फिर, क्योंकि दोनों के दोनों सही हैं। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जाता है और ये अपनी खोजों का विस्तार करेगा। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कैनेडियाई स्पेस एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मिशन है हबल टेलीस्कोप। हाँ सॉरी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और जेम्स वेब जो है नवीन और अप्रत्याशित खोजों को उजागर करेगा तथा मानव की ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें मानव के स्थान को समझने में मदद करेगा। अब आ जाइए आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 20 प्रश्न है इसमें, टेस्ट बड़ा हो सकता है काफ़ी। देखिए, आदित्य L1 के बारे में 3 यहाँ पर कथन हैं। कौन सा इसमें सही होगा? यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। इसे ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। तो आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है। तो पहला वाला करेक्ट है। यह एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, 15 से बन रहा था। और इसरो ने आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV XL विन्यास से लॉन्च किया गया था। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि
आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित एक खाली कक्षा के चारों तरफ L1 लैग्रेंज बिंदु के निकट स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1.5 मिलियन किलोमीटर, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, सूरज और हमारी पृथ्वी के बीच, सूरज और हमारी पृथ्वी के बीच कुछ यह अर्थ लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिनको L1, ठीक है, L2 और L3, L4 इस तरह से नाम दिया गया है। तो ये जो आदित्य L1 है, अभी L1 पर लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच गया है, तो इन पॉइंट्स पर जाकर ही ये सूर्य का अध्ययन करेगा। और सूर्य की कौन सी सतह का अध्ययन करना है? इसको बाहरी जो कोरोना सतह है ना, उसका अध्ययन करना है। अंदर तो जाना मुश्किल है बहुत, ठीक है। इन पॉइंट्स तक ये पहुंच जाएगा तो सूर्य की सतह का, ये बाहरी सतह जो है उसका अध्ययन कर लेगा। तो इन पॉइंट्स तक इसको पहुंचना है, जिनको लैग्रेंज पॉइंट नाम दिया गया है। अब लैग्रेंज बिंदु का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका नामकरण जो है इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया, इन लैग्रेंज पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक तरह से टैक्सी हैं अंतरिक्ष में उपकरण पहुंचाने के लिए। जैसे आप एग्जाम हॉल में बाइक लेकर चले गए, स्कूटर लेकर चले गए, मेट्रो से चले गए, बस से चले गए, कार से चले गए, तो ये सारी टैक्सी है ना आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के। ऐसे ये PSLV हो गया भारत का, GSLV हो गया, ये एक अंतरिक्ष में उपकरण पहुंचाने वाली टैक्सी हैं, रॉकेट कह लो इनको। देखिए, PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। PSLV पहला लॉन्च वाहन है जो तरल चरण यानी लिक्विड स्टेज से सुसज्जित है। यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। बिल्कुल, PSLV से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। PSLV पहला लॉन्च वाहन है जो तरल चरण यानी लिक्विड स्टेज से सुसज्जित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में विभिन्न उपग्रहों, विशेष रूप से भारतीय उपग्रहों की रिमोट सेंसिंग श्रृंखला को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, PSLV चंद्रयान 1 को यही लेकर गया था। और ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 1750 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। अब PSLV हो गया, तो GSLV भी देख लीजिए। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? GSLV को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। GSLV उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्तीय भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करता है, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। यह भी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो GSLV को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव कार्यों जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है। और यह उपग्रह को अत्यधिक दीर्घवृत्तीय भू तुल्यकालिक कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करता है। भूतुल्यकालिक कक्षाओं में उपग्रह जो है आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी के साथ ही घूमते घूमते दिखाई देते हैं, और देखने पर टेलीस्कोप से ऐसा लगेगा कि स्थिर हैं, ठीक है, अपनी जगह से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पृथ्वी के साथ ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये वैसे ही उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज।
नंबर 14 पर आ जाइए, 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न, कौन सा इसमें सही होगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार के लिए लोक सेवकों पर जुर्माने का प्रावधान करता है, किंतु इसका संबंध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से नहीं है। इसको यहीं काट देते हैं हम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो है, भ्रष्टाचार के लिए लोक सेवकों पर जुर्माना लगाता है और जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे उन पर भी जुर्माने का प्रावधान करता है। ठीक है, इसलिए गलत है ये वाला स्टेटमेंट। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया जाता है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात तथा छल से संबंधित अपराध भी शामिल है। ये वाला सही है, दूसरा वाला। केवल 2 इसका आंसर है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार और साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिए भी दंड का प्रावधान है। इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया जाता है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात और छल से संबंधित अपराध भी शामिल है। तो सही है दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों या धुनों की रचना की? राजा मानसिंह, राजा बीरबल, टोडरमल, तानसेन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। अकबर का नवरत्न है ये। तो तानसेन, जिन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार माना जाता है, इनको शास्त्रीय संगीत का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जो देश के उत्तरी क्षेत्रों में प्रचलित है, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तानसेन एक गायक और संगीतकार थे जिन्होंने बहुत सारे राग लिखे। अकबर ने उन्हें मियाँ मियाँ की उपाधि से सम्मानित किया था, यानी मियाँ तानसेन। और तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों यानी 9 रत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 16 ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्नलिखित देशों पर विचार करेंगे। तंजानिया, युगांडा, केन्या। उपरोक्त में से कितने देश विक्टोरिया झील यानी लेक विक्टोरिया की तट रेखा साझा करते हैं? यह है विक्टोरिया लेक। अब इनसे जो जो लगा है, केन्या, तंजानिया, युगांडा, तीनों ही तो लगे हैं ये। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो सभी तीन इसका आंसर हो जाएगा सी। तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी तटरेखा से केन्या लगा है 6%, युगांडा लगा है 43% और तंजानिया लगा है सबसे ज़्यादा 51%। तो सी है इसका आंसर, सभी तीन। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में नवरत्न नहीं था? अकबर के दरबार में नवरत्न मुल्ला दो प्याजा, महाराजा जयसिंह, अबुल फजल, टोडरमल। एक तो मियाँ तानसेन थे, ऊपर था ऑप्शन में, टोडरमल भी थे, मुल्ला दो प्याजा, राजा महाराजा मान सिंह थे, मान सिंह, जय सिंह नहीं थे। जय सिंह तो मुगल सेनापति था, ठीक है, जिसने संधि की थी शिवाजी से, पुरंदर की। बाकी अबुल फजल है, तो सी है इसका आंसर। तो यह है बादशाह अकबर के नवरत्न। बीरबल का वास्तविक नाम ही पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, महेश दास। मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, जो कि दरबारी कवि था अकबर का। महाराजा मान सिंह है, जयसिंह नहीं है, ठीक है, सेना का सलाहकार है ये। और फकीर अजियुद्दीन, और जयसिंह था सेनापति। फकीर अजियुद्दीन 6 हो गए। 7वां है मुल्ला दो प्याजा, 8वां है टोडरमल और 9वां है अब्दुल रहीम खाने खाना। हिंदी दोहे के लेखक थे ये। और टोडरमल कौन था? वित्त सलाहकार था। ये पूछ लेता कि कौन क्या था। फकीर अजियुद्दीन वो क्या था? सूफी गायक था। मान सिंह सेना का सलाहकार था, फैजी दरबारी कवि, और अब्दुल रहीम खाने खाना हिंदी दोहे के लेखक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 3 स्टेटमेंट वाला। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, यूपीएससी करेगी स्टेटमेंट बनाकर, दूसरे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली क्या है? नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, या मंदिर वास्तुकला की शैलियां हैं? और यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस क्या करती है? अब इनके अंदर घुस के प्रश्न करती है। तो नागर शैली जो कि है उत्तर भारत की, इसका उदय लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के अंत में दक्षिण भारत में हुआ।
देखिए, उत्तर भारत में तो नागर शैली थी, मध्य भारत में बेसर शैली थी, दक्षिण भारत में थी द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत लिखा है, गलत है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर। नागर शैली में निर्मित जो मंदिर हैं एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिसमें गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी शामिल होता है। अब आंसर कैसे देना है? केवल एक केवल दो वाला है, तो यहाँ तो एलिमिनेट भी नहीं होगा ये। अब पहले से वो वाला होता एक दो तीन तो एक से एलिमिनेट हो जाता। चलो पहला तो सही हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि इतना सभी को पता होगा कि नागर शैली जो उत्तर भारत की ना कि दक्षिण भारत की। तो सही इसमें सभी तीन तो हो नहीं सकते। अब क्या दूसरा वाला दूसरा तीसरा सही होगा? ये दोनों के दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो केवल दो इसका आंसर हो जाएगा बी। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तरी भारत में गुप्त काल के अंत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदय हुआ। ठीक है, इसने पहला वाला गलत है। तो उत्तर भारत में हुआ है, ना कि दक्षिण भारत में। इसकी तुलना द्रविड़ शैली से की जाती है, जिसकी उत्पत्ति उसी समय हुई थी दक्षिण भारत में। नागर शैली में मंदिर जो है, निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह मौजूद होता है, जो मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल होता है। गर्भगृह यानी देवता की प्रतिमा का विश्राम स्थल। यहाँ पर मुख्य प्रतिमा रखी जाती है उस मंदिर में। एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी शामिल होता है। इसकी दीवारों पर विस्तृत भित्ति चित्र तथा नक्काशियां इसकी विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 दो स्टेटमेंट वाला है। गहरे समुद्र में ज्ञात सबसे बड़ी कोरल चट्टान प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। उथले जल में सबसे बड़ी मूंगा या कोरल की चट्टान ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सा सही है इसमें? उथले पानी में यानी ऊपर से ही विजुअल हो जाएगी, और गहरे समुद्र में यानी ऊपर से लगेगा पानी पानी, जब तक गोताखोर अंदर नहीं जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर से विजुअल है। उथले जल में विश्व की सबसे बड़ी मूंगा या कोरल की चट्टान प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है, ये तो ठीक है। लेकिन गहरे समुद्र में ज्ञात सबसे बड़ी कोरल या मूंगे की चट्टान प्रणाली अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में नहीं है। ठीक है, और यहाँ जो ओशियन लगता है इसमें कौन सा है? पैसिफिक ही लग रहा है, प्रशांत लग रहा है, तो केवल दूसरा वाला ही सही है यहाँ पर, पहला वाला गलत है। तो क्यों न्यूज में है ये? वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर स्थित सबसे बड़े ज्ञात गहरे समुद्र की मूंगा या कोरल चट्टान का मानचित्रण किया है। तो पहला वाला गलत है। तो अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी गहरे पानी की, उथले पानी की प्रशांत महासागर में ही है कोरल रीफ, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी। अब इसकी बात करेंगे इस वाले की। यह चट्टान लगभग, कोरल की जो मूंगा चट्टान है 500 किलोमीटर लंबी है, 500 किलोमीटर लंबी है समुद्र के भीतर, जो फ्लोरिडा से दक्षिणी कैरोलिना तक फैली है, और इसकी चौड़ाई है 110 किलोमीटर तक। और इस रीफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से लगभग 3 गुना बड़ा है। देखिए, हाल ही में पाई गई मूंगा चट्टान के विपरीत जो गहरे जल में सबसे बड़ी है, ग्रेट बैरियर रीफ उथले जल में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। तो ग्रेट बैरियर उथले जल की है, और ये हाल ही में जो खोजी गई है अमेरिका के तट पर अटलांटिक महासागर में, ये गहरे जल की सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? बोनस अंक वाला प्रश्न है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग। इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया के दो औद्योगिक रूप से विकसित भागों को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों को जोड़ता है, और यह कुल मिलाकर शेष विश्व की तुलना में अधिक विदेशी व्यापार करता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से चलता है। देखिए, YouTube वीडियोस के एप्लीकेशन में एक स्पीड बढ़ाने का बटन है, उसको आप 1.5x में या फिर 1.2x में जाकर देख सकते हो।
तो इम्पोर्टेंट है सारे प्रश्न, प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम तक। धन्यवाद, बहुत हेल्प करेंगे ये प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम्स में।